हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। रोहित, मधु और बाकी सबके साथ उनके गेस्ट हाउस पहुंचा। समीर ने रोहित से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इंसान आप बड़े दिलचस्प हो। आपके साथ शिमला की सैर करने का कुछ अलग ही मजा होगा। मधु चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। विनय ने भी सोफे पर बैठते हुए कहा, समीर ने बिल्कुल सही कहा। रोहित, कल हम कुफरी जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ आओ ना, बहुत मजा आएगा। ये सुनकर रोहित तो खुशी से पागल ही हो गया। उसने मधु की ओर देखकर तुरंत कहा, वाई नॉट। बंदा सुबह 6 बजे यहाँ हाजिर हो जाएगा। सब हंसने लगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए मधु से कहा, अब मुझे चलना चाहिए। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, पर कल फिर मिलेंगे, है न मधु? जी, मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो रोहित ने मधु की ओर देखते हुए बहुत प्यार से कहा, गुड नाइट। मधु ने भी आहिस्ता से कहा, गुड नाइट। रोहित ने सबकी ओर देखकर कहा, गुड नाइट एवरीवन। मधु और मीरा के सारे फ्रेंड्स ने उसे गुड नाइट कहा। रोहित जाने लगा तो मीरा ने मधु का हाथ पकड़कर कहा, मधु, चल रोहित को बाहर तक छोड़कर आते हैं। मधु कुछ कहती तब तक मीरा उसे खींचकर बाहर ले आई। बाहर आते ही मीरा को रोहित की वही गाड़ी नजर आई जो खराब हो चुकी थी। मीरा ने तुरंत पूछा, आपकी गाड़ी ठीक हो गई? रोहित ने मुस्कुराते हुए गाड़ी के डोर को खोलते हुए कहा, जी, मैकेनिक कुछ देर पहले ही गाड़ी लेकर आया है। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, वैसे रोहित, मुझे आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। कोई कुछ भी कहे, मुझे तो आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। मीरा ने इतना कहकर मधु की ओर देखा। मधु फिर से उसे घूरने लगी, पर रोहित के देखते ही मुस्कुराने का नाटक करने लगी। रोहित ने अपनी कोहनी डोर पर रखी और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी तुम दोनों की कंपनी बहुत पसंद है, इसलिए ही तो अपने दोस्त के साथ यहाँ आने का मौका नहीं छोड़ा मैंने। मधु ने रोहित से कहा, रोहित बहुत लेट हो गया है और यहाँ बहुत ठंड भी है। आपको अपने दोस्त के फार्म हाउस जाकर आराम करना चाहिए। रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके बोला, गुड नाइट। मधु और मीरा ने एक साथ कहा, गुड नाइट। रोहित चला गया। उसके जाते ही मधु ने गुस्से में मीरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर आई। मीरा ने अपना हाथ छुड़ाकर पूछा, तेरी प्रॉब्लम क्या है मधु? वो बेचारा हमारे लिए इंदौर से शिमला चला आया और तू है कि उसे देखकर मुंह बनाकर घूम रही है। दिस इज नॉट राइट। मधु ने गुस्से में कहा, मीरा, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं लोगों की नजरें पहचानने लगी हूँ और मुझे लगता है कि रोहित के दिल में कुछ और ही है। ये सुनकर मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु को पकड़ा और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है न मधु? देख, अगर उसने तुझे पसंद किया तो तुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, और अगर उसे मुझ में इंटरेस्ट हुआ तो मैं भी उसके बारे में एक बार तो जरूर सोचूंगी। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आया और उसने मीरा से खुद को छुड़ाकर कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मधु ने अपने बैग से रात में पहनने के कपड़े निकाले और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही मीरा बेड पर लेट गई और रोहित के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। करण ने पलटकर जैसे ही गन तानी तो एक हिरन उसके पलटते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। करण आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे अपने फोन की रोशनी में हिरनों का झुंड नजर आया। उसने बिना आहट किए अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया और अपनी गन आहिस्ता से जमीन पर रखी और अपने गले में टंगे कैमरे की लाइट ऑन की और हिरनों की तस्वीरें लेने लगा। तभी उसकी नजर हिरनों से कुछ दूरी पर झड़ियों में छिपे तेंदुए पर पड़ी। उसने तुरंत उसकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। तेंदुए बिना आहट किए धीरे धीरे हिरनों की ओर बढ़ रहा था और करण बिना डरे अलग अलग एंगल से उसकी तस्वीरें ले रहा था। तभी वो तेंदुआ एक हिरन पर झपटा, पर हिरन उसकी पकड़ से निकल गया। करण अपने कैमरे में ये सारे मूवमेंट्स कैप्चर कर रहा था। हिरन और तेंदुए के ओझल होते ही वो जाने के लिए जैसे ही पलटा, उसके सामने एक भालू खड़ा था। उसे अपने सामने देखते ही करण ने मन ही मन कहा, मरने से तो तुझे डर नहीं लगता, पर एक भालू के हाथों मरने से तो करण तेरी इंसल्ट हो जाएगी। आज किस्मत में अगर मौत लिखी ही है तो कम से कम शेर या तेंदुए के हाथों जान जाए। इस भालू का शिकार बनाने की क्या जरूरत है? कुछ सोच करण। डॉट 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 कुछ सोच।
वरना आज ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मन ही मन इतना कहकर करण ने बिना हिले चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। अपने कैमरे की रोशनी में उसे अपनी दाईं ओर एक ऊंचा टीला नजर आया। करण ने जल्दी से अपनी गन उठाए और इतनी तेज दौड़ लगाई कि पलक झपकते ही वो उस टीले पर पहुंच गया। भालू भी उसके पीछे दौड़ा पर वो टीले पर नहीं चढ़ पाया और वही चक्कर लगाने लगा। करण टीले पर खड़ा होकर उस भालू की तस्वीरें लेने लगा। तस्वीरें लेने के बाद करण उसी टीले पर बैठ गया। ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी। उसने खुद से कहा, करण, ये भालू भी तेरी तरह ही अड़ियल है। यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है एक और गोली बर्बाद करनी ही पड़ेगी। करण ने अपनी गन उठाकर हवा में चलाई। गोली की तेज आवाज से भालू तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद करण टीले से कूदा और वहां से चला गया। रोहित जैसे ही फार्म हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि महेश और काका लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। रोहित ने उन्हें देखते ही हैरानी से पूछा, आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? करण वापस नहीं आया क्या? महेश ने तुरंत जवाब दिया, करण साहब तो ट्रैकिंग के लिए जब भी जाते 2-4 रोज में आते हैं। हम आपके लिए जाग रहे थे। ये सुनकर रोहित आंखें फाड़े उन दोनों को घूरने लगा तो काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देता हूँ। इतना कहकर काका किचन की ओर जाने लगे। नहीं काका, रोहित ने तुरंत कहा तो काका के कदम रुक गए। उन्होंने पलटकर रोहित की ओर देखा तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैं खाना खाकर आया हूँ। आप लोग जाकर आराम से सो जाए। काका और महेश दोनों सिर हिलाकर अपने कमरे में चले गए पर रोहित वही खड़ा करण के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन खुद से कहा, मौसम को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर कभी भी बर्फबारी हो सकती है और करण ऐसे मौसम में अकेले जंगल में कैसे रुक सकता है। कुछ दिनों में मेरी बहन से शादी करने जा रहा है और इसे अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं है। कम से कम अब तो इसे अपनी जिंदगी को यूं खतरे में नहीं डालना चाहिए। आखिर उसकी जिंदगी के साथ रिद्धिमा की जिंदगी भी जुड़ने वाली है। इस सगाई के होने से पहले मुझे एक बार करण से बात करनी ही होगी। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। इधर मधु सोने की कोशिश कर रही थी पर आंखें बंद करते ही उसे दिल्ली में बिताया एक एक पल याद आ रहा था। ऋषभ के बारे में सोच सोचकर वो बार बार घबरा कर करवटें बदल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई और उसने अपने पास सो रही मीरा की ओर देखा जो आराम से सो रही थी। मधु ने उसे ब्लैंकेट ठीक से उड़ाए और बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ठंड ज्यादा होने की वजह से उसने पास ही कुर्सी पर रखा शॉल उठाया और उसे ओढ़ लिया। वो खिड़की में ग्लास से बाहर देखते हुए बार बार ऋषभ के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन कहा, समझ नहीं आता कि मैं नंदिनी का एहसान कैसे चुकाऊंगी। उस रात अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। इतना कहकर मधु ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, नंदिनी जहां भी हो उसे हमेशा खुश रखिएगा। उसे हर दर्द, हर तकलीफ से दूर रखिएगा। वैसे नंदिनी ने मुझे बताया तो था कि उसका होने वाला पति उससे बहुत प्यार करता है, तो आई एम श्योर कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश होगी। यही सब सोचते हुए मधु आकर कुर्सी पर बैठ गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। इधर ऋषभ होटल के रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार मधु का ही चेहरा आ रहा था। तभी उसका दोस्त लक्की रूम में आकर बोला, लक्की, हमने मॉल रोड के आसपास हर जगह उस लड़की के बारे में पूछताछ की पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ऋषभ, वो लड़की हमें दिल्ली में मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ शिमला घूमने के लिए आई हो? ऋषभ शराब का ग्लास हाथ में लिए खड़ा हुआ और शराब पीते हुए बोला, अगर ऐसा है तो वो जरूर यहाँ के किसी होटल्स या लॉज में रुकी होगी। शहर का एक एक होटल छान मारो और उस लड़की को मेरे रूम में लेकर आओ, और हाँ, ये याद रखना कि उसके खूबसूरत चेहरे पर एक खरोंच भी न आने पाए। निकलो। ऋषभ के इतना कहते ही लक्की चला गया। ऋषभ ने शराब के ग्लास को देखते हुए कहा, जो नशा तुम्हारी आंखों में है वो इस शराब के ग्लास में कहाँ, इसलिए तुम्हें तो मेरे सामने हर हाल में आना ही होगा। पिछले 3 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने दिल्ली के साथ साथ आसपास के शहर तक छान मारे पर तुम मुझे नहीं मिली, पर आज जिसे मैंने देखा था वो तुम ही थी। तुम ही थी।
इतना कहकर ऋषभ फिर से शराब पीने लगा। सुबह उठते ही जैसे ही मीरा की आंख खुली तो उसने देखा कि मधु हाथों में तकिया लिए चेयर पर सो रही थी। वो बेड से उठी और मधु के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर मधु के कान के पास जाकर बहुत जोर से चीखी। मधु घबराकर उठ गई। मीरा को हंसी लगी। मधु ने जैसे ही उसे हंसते देखा तो तकिया उठाकर मीरा की ओर फेंककर कहा, यू इडियट, डरा दिया मुझे। मीरा ने हंसते हुए कहा, अब उठ और जल्दी से रेडी हो। हमें जल्दी निकलना है, जैसी जगह तुझे देखनी है वहां पहुंचने में हमें 2 घंटे लगेंगे। इतना कहकर मीरा ने मुस्कुराते हुए कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। मधु ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और अपने पापा को फोन किया। दूसरी ओर बेल तो बज रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। मधु ने 2-3 बार ट्राई किया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मधु ने खुद से कहा, हो सकता है कि माँ और पापा मंदिर गए हो। इतना कहकर मधु ने अपना फोन टेबल पर रखा और फिर से खिड़की की ओर बढ़ी। उसने खिड़की खोली तो देखा कि रोहित बाहर गाड़ी से टिककर खड़ा था। रोहित, इतना कहकर मधु गेस्ट हाउस से बाहर आई। उसे देखते ही रोहित मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मधु। मधु ने थोड़ा हैरान होकर पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग रोहित, आप इतनी जल्दी आ गए। रोहित ने मधु की ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने सोचा कहीं तुम मुझे छोड़कर आगे न बढ़ जाओ, इसलिए वक्त से पहले ही आ गया। जी? मधु ने हैरानी से पूछा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मधु, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और सच कहूं तो मुझे दोस्तों का मिला पसंद नहीं है। मेरा एक ही फंडा है, दोस्त कम हो पर अच्छे हो, इसलिए आपसे मिलने से पहले तक मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था। आई मीन है बचपन का। पर अब आप और मीरा भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसलिए मैं अपनी किसी गलती की वजह से अपने अच्छे दोस्तों को खोना नहीं चाहता। बस इसलिए टाइम से पहले ही आ गया। ये सुनकर मधु हंसने लगी। उसने रोहित से कहा, अंदर आइए रोहित, हम लोगों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ। आइए। रोहित मधु के साथ अंदर आया। मधु ने गेस्ट हाउस में काम कर रहे सर्वेंट से कहा, प्लीज भैया, इनके लिए कॉफी ले आइए। जी? इतना कहकर सर्वेंट चला गया। तभी समीर वहां आ गया। उसने रोहित को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग रोहित, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। हम सब बस आधे घंटे में निकलने ही वाले हैं। बस ये लड़कियां तैयार हो जाए। ये सुनकर मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। इतना कहकर मधु अपने कमरे की ओर चली गई। वो रूम में आकर अकेले ही मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मधु, मीरा ठीक ही कहती है, तू कुछ ज्यादा ही सोचती है। रोहित सिर्फ तुझे और मीरा को अपना अच्छा दोस्त समझता है और कुछ नहीं। इतना कहकर मधु मुस्कुराते हुए कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। इधर करण अभी भी अपने लगाए हुए टेंट में आराम से सो रहा था। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने बिना आंखें खोले फोन कट कर दिया और फिर से सो गया। कुछ देर बाद फिर से उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर से सो गया। 1 घंटे बाद करण को अपने टेंट के आसपास कुछ आवाजें सुनाई दी तो उसने अपनी आंखें खोली और लेटे हुए ही अपनी गन उठाए और फिर उठकर बैठ गया। करण ने अपने दूसरे हाथ से अपने टेंट की थोड़ी सी जिप खोली और बाहर देखने लगा। बाहर एक गिलहरी पत्तों में कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। करण हाथ में गन लिए टेंट से बाहर आया और उसने अपना फोन फिर से ऑन किया। आदि के 12 मिस कॉल थे। करण ने उसे फोन करते हुए खुद से कहा, पता नहीं कौन सी आफत आन पड़ी है। दूसरी तरफ रिंग बजी तो आदि ने तुरंत फोन रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। दोपहर 12 बजने के बाद गुड मॉर्निंग नहीं होती आदि, करण आग में लकड़ी डालते हुए कहा। ये सुनकर आदि ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। ये सुनकर करण उठकर खड़ा हुआ और उसने टेंट के अंदर जाते हुए कहा, अब कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ऐसा कौन सा काम था जो मेरे बिना नहीं हो सकता था। आदि ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, सर, वो लंदन वाले क्लाइंट का फोन आया था। अगले हफ्ते वो इंडिया आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम ब्लूप्रिंट्स और प्रेजेंटेशन रेडी रखें। तो करण ने गुस्से में पूछा। आदि ने डरते हुए कहा, सर, मैं बस आपको बता रहा था।
मुझे लगा कि कहीं अगर आप ट्रैकिंग के लिए निकल गए तो फिर न ही आपका फोन लगेगा और ना ही आप एक हफ्ते के पहले लौट कर आएंगे, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, इसलिए आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। करण ने अपना कैमरा उठाया और बाहर आकर बोला, सुन लिया मैंने। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं फोन रखूं। जी सर, आदि ने डरते हुए कहा। करण फोन कट करने वाला ही था कि आदि ने तुरंत पूछा, सर आप अपनी सगाई में तो आएंगे ना? ये सुनकर करण के कदम रुक गए और उसने बिना कुछ कहे गुस्से में कॉल कट कर दिया और एक पत्थर पर बैठकर रात में खींची तस्वीरें देखने लगा। इधर ऋषभ अभी भी होटल के रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसने ग्लास टेबल पर रखा और लक्की को फोन किया। दूसरी ओर से लक्की ने फोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो। ऋषभ ने गुस्से में पूछा, इस बार अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो तुम सबकी वो हालत करूंगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। ढूंढो उसे, वो इसी शहर में है। लक्की ने परेशान होकर कहा, ऋषभ हम सब ने शिमला के सारे होटल्स छान मारे हैं, वो लड़की किसी होटल में नहीं रुकी है। यहाँ तक कि हमने सारे लॉज भी देख लिए। अब बस दिल्ली की तरह एक एक घर में उसे ढूंढना रह गया। ऋषभ ने कुछ पल सोचकर कहा, शिमला में जितनी भी घूमने लायक जगह है वो सारी जगह छान मारो। वो लड़की मॉल रोड पर मिली थी मुझे, इसलिए मुझे लगता है कि वो टूरिस्ट ही है। ये भी हो सकता है कि वो यहाँ किसी की गेस्ट हो। दोनों ही कंडीशन में वो किसी टूरिस्ट स्पॉट पर ही मिलेगी। ढूंढो उसे, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतना कहकर ऋषभ ने कॉल कट किया और शराब का ग्लास खत्म करके फिर से टेबल पर रखा और उठकर चला गया। इधर मधु अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कुफरी जा रही थी। बस में से उसे जो नज़ारे दिखाई दे रहे थे वो उसने कभी नहीं देखे थे, इसलिए उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वो खिड़की से चिपक कर बैठी थी। कुछ देर में मधु की बस कुफरी पहुंच गई। सब एक एक करके बस से उतरने लगे। सबके उतरने के बाद मधु बस से उतरने लगी, पर बर्फ देखने की वजह से उसका ध्यान नहीं रहा और वो बस से उतरते टाइम गिरने लगी, पर तभी उसके पीछे आ रहे रोहित ने उसका हाथ पकड़ कहा, संभाल कर मधु, अभी गिर जाती तुम। मधु ने पलटकर रोहित की ओर देखा। रोहित उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मधु झेप गई और बस से नीचे आकर बोली, थैंक यू रोहित। रोहित ने मधु के पास आकर कहा, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। मधु फिर से उसे देखने लगी। रोहित ने मधु से पूछा, तुम यहाँ आने के लिए बहुत बेताब थी ना? आई मीन कि तुम्हें इस तरह के व्यू देखना बहुत पसंद है। जी, मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और मीरा के पास चली गई। रोहित भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इतनी खूबसूरत जगह होने की वजह यहाँ बहुत से टूरिस्ट नजर आ रहे थे। मधु सामने बर्फ की पहाड़ी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। तभी समीर ने कहा, गाइस यहाँ के लोगों से मुझे पता चला है कि यहाँ का मौसम खराब होने वाला, कभी भी बर्फ का तूफान आ सकता है, इसलिए प्लीज तुम सब ज्यादा टाइम मत लगाना। मधु ने तुरंत मुंह बनाकर कहा, ये क्या बात हुई? आज तूफान आए या आंधी आए, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम लोग। इतना कहकर मधु भागती हुई पहाड़ी की ओर बढ़ने लगी। विनय ने भी मधु के पीछे भागते हुए कहा, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। विनय के इतना कहते ही सब एक एक करके उनके पीछे भागने लगे। समीर ने भी उनके पीछे भागते हुए कहा, अरे मैं भी आ रहा हूँ। सब पहाड़ पर चढ़ने लगे। मधु सबसे आगे थी। उसने अपने पीछे देखा और बर्फ का गोला बनाकर अपने फ्रेंड्स पर फेंक दिया। मधु, मीरा ने इतना कहकर बर्फ का गोला बनाकर मधु पर फेंका। बाकी सब भी एक दूसरे पर बर्फ फेंकने लगे। मधु भी बहुत खुश थी। तभी वहां ऋषभ ने आकर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरते हुए अपने दोस्तों से बोला, यहाँ का कोना छान मारो। इतना कहकर ऋषभ वहां से चला गया और हर जगह मधु को तलाशने लगा। इधर करण अभी भी जंगल में फोटो क्लिक कर रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ पर बने एक घोंसले पर पड़ी, जिसमें से पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। करण उस पेड़ की ओर बढ़ा, पर पेड़ पर चढ़ने के लिए एक भी टहनी नहीं थी जिसका सहारा लेकर वो ऊपर चढ़ पाता। उसने नजरें घुमाकर अपने चारों ओर देखा, पर उसे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं मिला। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने दोनों जूतों के बंध आपस में बांधे और अपने हाथों और पैरों के सहारे ऊपर चढ़ने लगा।
कुछ देर में वो ऊपर चढ़ गया। उसने अपने जूते के बंद खोले और एक टहनी को पकड़कर घोंसले के नजदीक पहुंचा। उसने एक मोटी टहनी पर बैठकर घोंसले की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। घोंसले में पक्षी के दो बच्चे थे जो शायद अभी अभी अंडों से बाहर आए थे। उन्हें देखकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उनकी फोटो क्लिक करने लगा। कुछ फोटो लेने के बाद वो पेड़ से नीचे आया और नीचे आकर अपने खींचे फोटो देखने लगा। तभी बर्फ गिरनी शुरू हो गई। बर्फ देखते ही करण ने खुद से कहा, बस कुछ फोटो और मिल जाए, उसके बाद मुझे इंदौर के लिए निकलना होगा वरना डैड का गुस्सा और बढ़ जाएगा। इतना कहकर उसने जमीन पर रखी अपनी गन उठाए और आगे बढ़ने लगा। इधर मधु और उसके सारे फ्रेंड्स पहाड़ पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही मधु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अपने चारों ओर बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आ रही थी। बर्फ गिरते ही मधु अपने दोनों हाथों को फैलाकर बर्फ को अपने हाथों में लेने लगी। बर्फ उसके हाथों में आते ही वो खुशी से नाचने लगी। तभी उसे ढूंढ रहे ऋषभ की नजर उस पर गई। मधु को देखते ही ऋषभ जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा रह गया। वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया और एकटक मधु को देखने लगा। मधु को इतना खुश देखकर मीरा ने उसे साइड से पकड़ते हुए पूछा, कैसी लगी ये जगह? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, ये जगह तो सच में जन्नत है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने कभी नहीं देखी। मुझे यहाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, चल, सब लोग वो वहां सामने बने कॉटेज में जा रहे हैं। बर्फ तेज जो हो गई है। मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ देर और यही रहना है, मधु ने मासूमियत से कहा। मीरा ने उसके गाल को छूकर कहा, अच्छा ठीक है, हम सब कॉटेज में जा रहे हैं। प्लीज तू जल्दी आ जाना। ज्यादा देर बर्फ में रहेगी तो बीमार हो जाएगी। ये सुनकर मधु ने तुरंत कहा, पक्का, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मीरा मुस्कुराते हुए चली गई। मधु फिर से बर्फ में खेलने लगी। ऋषभ अभी भी उसे देख रहा था। आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही हो जितनी उस दिन लगी थी जब मैंने तुम्हें दिल्ली में पहली बार देखा था। सीढ़ियों से नीचे आते हुए जब तुमने अपने बाल पीछे करने के लिए अपनी उंगलियां अपने चेहरे पर फेरी थी। ऐसा लगा काले घने बादलों के हटते ही चांद नजर आ गया हो। उस सफेद साड़ी में तुम बिल्कुल चांदनी लग रही थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नजरें दुल्हन पर से हटकर सिर्फ तुम पर थी। पहली ही नजर में तुमने मुझे पागल कर दिया था और मेरा ये पागलपन आज 3 साल बाद भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि आज भी जब तुम ये बर्फ अपने चेहरे से हटा रही हो तो ऐसा लग रहा है मानो आसमान में ढेर सारे तारों के बीच चांद निकल आया हो। ऋषभ ने इतना कहा और उसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मधु की ओर बढ़ रहा था। मधु बर्फ में खेलने में बिजी थी कि उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि ऋषभ उसकी ओर बढ़ रहा था। वो अपने में ही मगन थी। ऋषभ उसके बिल्कुल पास आ गया और ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से मधु के बालों को छूना चाहा। अचानक नाचते नाचते मधु को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा पर उसके पीछे कोई नहीं था। वो मुस्कुराते हुए फिर से बर्फ के साथ खेलने लगी। ऋषभ ने एक पेड़ के पीछे से मधु को देखते हुए कहा, अभी तुम्हें मेरे पास आने के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि एक खूबसूरत परी को छूने से पहले मुझे खुद को भी संभालना होगा। कहीं तुम्हें छूने के बाद मैं बेहोश ही न हो जाऊं और फिर तुम्हें दुनिया की नजरों से भी तो बचाना है। कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम मुझे अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखोगी। बस कुछ घंटे और, तब तक मैं तुम्हें दूर से देखकर ही सांसें ले लेता हूँ। इतनी तेज बर्फ पड़ने के बाद भी मधु वहां से हिलने को तैयार नहीं हो रही थी। वो ठंड से कांप रही थी पर फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मधु की तरह वहां कुछ बच्चे और थे जिन्हें बर्फ पर बड़ा मजा आ रहा था। मधु उनके साथ ही बर्फ के गोले बनाकर फेंक रही थी। उन बच्चों के माता पिता भी उन्हें बार बार बुला रहे थे पर वो बच्चे भी वहां से नहीं जा रहे थे। ऋषभ पेड़ के पीछे खड़ा अभी भी मधु को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने मधु की ओर देखते हुए फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से लक्की ने कहा, ऋषभ, हमने ये जगह भी देख ली है।
वो लड़की यहाँ नहीं है। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखों के सामने है वो लड़की। व्हाट? लड़की ने हैरानी से पूछा। ऋषभ ने मधु को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम सबको लेकर ऊपर पहाड़ी पर आओ। इस बार वो लड़की हमारे हाथों से बचकर नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर ऋषभ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर करण अपने टेंट के करीब पहुंचा तो अपने टेंट की हालत देखकर हैरान हो गया, क्योंकि बंदरों के झुंड ने टेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वहां आराम से बैठकर टेंट में रखे बिस्किट खा रहे हैं। करण ने तुरंत अपने कैमरे से उनकी कुछ तस्वीरें खींची और फिर खुद से कहा, लगता है अब वापस जाना ही होगा, पर इतनी बर्फ में शहर जाऊंगा कैसे? कुछ सोच करण, क्योंकि कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और फिर यहाँ घना अंधेरा छा जाएगा। कुछ पल सोचकर करण पलटा और वहां से चला गया। इधर ऋषभ अभी भी मधु को ही देख रहा था। तभी उसके दोस्त उसके पास आए। अपने दोस्तों के आने के बाद भी ऋषभ ने अपनी नजरें मधु पर से नहीं हटाई। लक्की और हरीश ने उस ओर देखा जहां ऋषभ देख रहा था, तो मधु को अपनी आंखों के सामने देखकर दोनों मुस्कुराने लगे। लक्की ने जैसे ही ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा तो ऋषभ ने बिना उसकी ओर देखे कहा, वो लड़की तुम में से किसी को देख न पाए। बहुत केयरफुली हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। ध्यान रखना, न वो लड़की हमें देखे और न ही कोई और। समझ गए? हाँ, हरीश के इतना कहते ही ऋषभ आहिस्ता आहिस्ता मधु की ओर बढ़ने लगा। उसके सारे दोस्त भी मधु को घेरने के लिए अलग अलग हो गए। बर्फ तेज होने की वजह से पहाड़ी पर सब लोग वहां से जाने लगे। मधु जिन बच्चों के साथ खेल रही थी, उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लगे। मधु ने खुद से कहा, मधु, अब तो सब जा रहे हैं, तुझे भी अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। मधु ये सोच ही रही थी कि मधु की नजर रोहित पर पड़ी, जो शायद उसे ही बुलाने आ रहा था। मधु मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी कि तभी तेज हवाओं के साथ बर्फ और तेजी के साथ गिरना शुरू हो गई, मानो बर्फ की आंधी आ रही हो। सबने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढांक लिया। पहाड़ी पर खड़ा कोई भी इंसान खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए हर कोई सुरक्षित जगहों पर भागने लगे। तेज हवा की वजह से ऋषभ और उसके सारे दोस्तों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मधु भी खुद को बचाने के लिए भागी, पर खुद को संभाल नहीं पाए और बर्फ पर लुढ़कती हुई नीचे की ओर गिरने लगी। नीचे लुढ़कते हुए उसका सिर एक छोटी सी चट्टान से जा टकराया और वो बेहोश हो गई। चट्टान के पास ही एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा था, जिसकी वजह से मधु बर्फ से बच गई। ऋषभ ने जैसे ही अपने हाथ अपनी आंखों से हटाए, उसे मधु कहीं नजर नहीं आई, तो वो भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने मधु को देखा था, पर बर्फ की आंधी की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। तेज आंधी की वजह से रोहित को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने जब अपने चारों ओर नजरें घुमाई तो मधु कहीं नहीं थी। वो जोर से चीखा, मधु! मीरा और मधु के बाकी दोस्त भी भागते हुए कॉटेज से बाहर आए। समीर ने रोहित की बाह पकड़ते हुए पूछा, रोहित, मधु कहाँ है? पता नहीं, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। रोहित के इतना कहते ही मीरा शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने अपने चारों ओर देखा तो तेज हवा की वजह से उड़ते बर्फ के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। मधु! मीरा चीखते हुए बर्फ में मधु को ढूंढने के लिए दौड़ी, पर रोहित ने उसे पकड़ते हुए कहा, मीरा, कहाँ जा रही हो? मीरा ने रोते हुए कहा, मुझे मधु के पास जाना है। ये सुनकर सब लोग मीरा के पास आ गए। रोहित ने मीरा को संभालते हुए कहा, मीरा, मधु को कुछ नहीं होगा। तुम सब लड़कियां अंदर जाओ, हम मधु को लेकर आते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी मधु को ढूंढने के लिए तुम लोगों के साथ चलूंगी, मीरा ने रोते हुए कहा। समीर ने मीरा को समझाते हुए कहा, मीरा, समझने की कोशिश कर। बहुत तेज हवाएं चल रही है, तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। चल अंदर। नहीं, मुझे मधु को ढूंढना है। इतना कहकर मीरा फिर से भागने लगी, पर रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर कॉटेज के अंदर ले जाने लगा। बाकी सब भी उनके पीछे दौड़े। मीरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मुझे मधु को ढूंढने जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रोहित मीरा को लेकर अंदर आया। सबके अंदर आते ही समीर ने तुरंत कॉटेज के रूम का दरवाजा बंद कर दिया।
रोहित ने मीरा को कुर्सी पर बैठाया। मीरा बैठते ही रोते हुए बोली, रोहित, अगर मधु को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना है। कुछ नहीं होगा मीरा, कुछ नहीं होगा उसे, रोहित ने मीरा को समझाते हुए कहा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहित ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मीरा, कुछ नहीं होगा मधु, मैं उसे लेकर आऊंगा। समीर ने मीरा के पास बैठते हुए कहा, हाँ मीरा, हम जा रहे हैं उसे ढूंढने, उसे कुछ नहीं होगा। तभी गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक लड़का बोला, मेम साहब, आप रोइए मत, वो जल्दी मिल जाएगी। यहाँ इस तरफ के तूफान आते जाते रहते हैं पर किसी को कुछ नहीं होता। थोड़ी देर में तूफान थम जाएगा और आपकी दोस्त मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना न तुमने मीरा, इन्होंने क्या कहा? मधु को कुछ नहीं होगा, हम जा रहे हैं उसे लेने, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मधु को सही सलामत लेकर आऊंगा, प्रोमिस। रोहित ने इतना कहा और उठकर चला गया। समीर और विनय भी उसके पीछे चल दिए। सिया और सुप्रिया भी मीरा को संभालने लगी। ऋषभ और उसके दोस्त भी मधु को ढूंढ रहे थे। बर्फ का तूफान थोड़ा थमने लगा था। ऋषभ ने गुस्से में बर्फ पर चलते हुए हरीश से कहा, वो लड़की यही खड़ी थी, इसका मतलब वो यही कहीं आसपास ही होगी, ढूंढो उसे। हरीश ने तुरंत कहा, डोंट वरी ऋषभ, इस बार वो लड़की हमारे हाथों से नहीं बच पाएगी। इधर मधु पत्थर और टूटे हुए पेड़ की ओट में बेहोश पड़ी थी। अंधेरा भी हो चुका था। मधु को जैसे ही होश आया तो उसने अपने सिर पर हाथ रखा जहां उसे चोट लगी थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे बिल्कुल अंधेरा नजर आया। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाए और घबराकर उठ बैठी। मधु ने अपने कपड़ों से बर्फ हटाए और पेड़ के तने का सहारा लेकर खड़ी हुई। अपने चारों ओर घना अंधेरा देखकर वो बहुत घबरा गई। मीरा, मधु रोते हुए जोर से चीखी पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। मधु कुछ कदम आगे बढ़ी और चारों ओर देखकर फिर से चीखी, मीरा। रोहित, समीर। जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के उसे कुछ नजर नहीं आया तो वो रोने लगी। उसे अंधेरे में बस लंबे लंबे पेड़ों की परछाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। परछाइयां देखकर उसका डर और बढ़ गया। बर्फबारी की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और कहाँ जाए। उसे बस इतना याद था कि वो पहाड़ी से बर्फ पर लुढ़कती हुई गिरी थी। मधु बर्फ पर संभल कर रोते हुए आगे बढ़ने लगी। करण भी उसी पहाड़ी पर एक छोटी सी चट्टान के नीचे बैठा हुआ था। वो टॉर्च की रोशनी में अपनी हथेली पर रखे रुद्राक्ष को देख रहा था। उसे देखकर करण ने खुद से कहा, कल अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो तुम्हारी अमानत आज तुम्हारे पास होती, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और इस रुद्राक्ष ने कल रात एक बार फिर मेरी जान बचा ली, इसलिए अगली बार जब भी तुम मुझे मिलोगी तो तुम मेरी बात सुनो या न सुनो, मैं ये रुद्राक्ष तुम्हें लौटा कर ही रहूंगा। इतना कहकर करण ने अपनी कलाई में एक काले धागे में बंधे हुए लॉकेट की तरह दिखाई दे रहे ताबीज को खोला, जिस पर बाबा महाकाल की तस्वीर बनी हुई थी, और रुद्राक्ष को ताबीज में रखकर उसे फिर से बंद कर दिया। करण ने बैठे हुए ही चट्टान से अपना सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे मधु की आंसू भरी आंखें नजर आने लगी। उसे वो पल याद आने लगा जब उसने मधु की कलाई बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। उसे खुद पर फिर से बहुत गुस्सा आने लगा। इधर मधु डरी सहमी रोते हुए कुछ कदम ही चली थी कि बर्फ फिर से गिरने लगी। मधु अपनी दोनों बाहें समेटे हुए ठंड से कांपती हुए आगे बढ़ रही थी, पर अचानक से बर्फ पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिर से लुढ़कते हुए पहाड़ी से और नीचे आकर एक समतल जगह पर आ गिरी जहां बर्फ ही बर्फ थी। उसने फिर से खुद को संभाला और खड़े होने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो नीचे बह रही नदी में जा गिरी। मधु के गिरने की आवाज से करण चौंक गया और उसने खड़े होकर खुद से कहा, कहीं कोई जानवर नदी में तो नहीं गिर गया। इतना सोचकर करण उठकर चट्टान से नीचे उतरने लगा। जल्दबाजी में उसने अपना कैमरा और गन दोनों ही वहां छोड़ दी। उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी टॉर्च ऑन थी। वो उसी की रोशनी के सहारे चट्टान से नीचे आया और नदी की ओर दौड़ा।
नदी के पास पहुंचते ही उसने अपने फोन की रोशनी से नदी में चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर नदी के बीचों बीच हाथ पैर मार कर रही लड़की पर पड़ी, जो कांपते हुए धीरे धीरे बचाओ बचाओ कह रही थी। मधु बहुत दूर थी, इसलिए मोबाइल के टॉर्च में उसे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया, पर उसे ये समझ आ गया था कि पानी में एक लड़की आ गिरी। उसने अपने फोन को एक पत्थर से इस तरह से टिकाया कि उसकी रोशनी में उसे पानी में नजर आए। करण ने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और नदी में छलांग लगा दी। वो तैरते हुए मधु की ओर बने लगा। मधु पानी में डूबने ही वाली थी कि करण ने उसे पकड़ लिया। करण उसे पकड़कर पानी से बाहर लाने लगा। किनारे पर पहुंचते ही उसने मधु को गोद में उठा लिया, क्योंकि मधु बेहोश हो चुकी थी। करण मधु के चेहरे की ओर देखने लगा, पर मधु के बालों ने उसके चेहरे को ढांका हुआ था और रोशनी भी बहुत कम थी, इसलिए करण को मधु का चेहरा साफ नजर नहीं आया। उसे टॉर्च की हल्की सी रोशनी में सिर्फ मधु की एक आंख और होंठ नजर आ रहे थे। वो पानी से बाहर आ भी नहीं पाया था कि उसके फोन पर बर्फ पड़ने से उसके फोन की टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घुप अंधेरा हो गया। करण को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो मधु को पानी से बाहर लेकर आया। उसने मधु को बर्फ पर पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ को दबाने लगा, जिससे मधु के पेट में गया पानी बाहर आ जाए। कुछ देर में मधु के पेट से पानी बाहर आते ही वो खांसने लगी। मधु को खांसता देख करण की जान में जान आ गई, पर मधु को अभी भी होश नहीं आया था। करण ने मधु को बर्फ पर लेटाया और अंधेरे में अपना फोन ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर उसे फोन ढूंढने पर भी नहीं मिला, क्योंकि फोन बर्फ में दब चुका था। जब उसे फोन नहीं मिला तो वो फिर से मधु की ओर दौड़ा। मधु ठंड से कांप रही थी। करण ने खुद से कहा, शुक्र है महाकाल का कि ये लड़की जिंदा। मुझे इसे किसी सेफ जगह लेकर जाना होगा। इतना कहकर करण ने वहीं पड़ी अपनी शर्ट पहनी और मधु को फिर से गोद में उठाया और अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगा। बर्फ गिरनी फिर से बंद हो गई थी। करण को साफ तो नजर नहीं आ रहा था, पर इतना तो दिख रहा था कि वो आगे बढ़ सके। वो बार बार मधु की ओर देख रहा था, जिसने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। मधु ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसे मधु के होठों की कपकपाहट और उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ठंड तो करण को भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो अपने चारों ओर देखते हुए अपने और मधु के लिए सेफ जगह ढूंढ रहा था। वो 10-12 कदम ही चला था कि बर्फ फिर से गिरने लगी। उसने आगे बढ़ते हुए मन ही मन खुद से कहा, जिंदगी में पहली बार करण खुराना को डर लग रहा है। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है और इस वक्त न मेरे पास गन है और न ही अपना फोन। बर्फ गिरना भी बंद नहीं हो रही है और ऊपर से लड़की ठंडे पानी की नदी में जा गिरी। हे महाकाल बाबा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर मैं इस लड़की को नहीं बचा पाया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज बाबा मेरी मदद कीजिए, प्लीज। इतना कहकर करण ने फिर से मधु की ओर देखा और आगे बढ़ने लगा। इधर रोहित, समीर और विराज पहाड़ी पर बसे लोगों की मदद से मधु को ढूंढ रहे थे, पर मधु का कुछ पता नहीं चल रहा था। रोहित ने टॉर्च की रोशनी में मधु को ढूंढते हुए मन ही मन खुद से कहा, प्लीज भगवान, अगर आप सच में लोगों की सुनते हो तो प्लीज मधु को कुछ मत होने देना। मैंने मीरा से वादा किया है कि मैं मधु को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। प्लीज भगवान मुझे जल्द से जल्द मधु तक पहुंचा दीजिए, प्लीज। रोहित यही सब सोच रहा था कि समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रोहित, हम सब ने इतनी बर्फ पड़ने के बाद इस पहाड़ी पर हर जगह देख लिया है, पर मधु का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें मधु के गुम होने की कंप्लेन करनी होगी। ये सुनकर विनय ने तुरंत पूछा, पर हम कंप्लेन करेंगे कैसे? यहाँ न तो बिजली है और न ही फोन का नेटवर्क आ रहा है, और इतनी बर्फबारी की रात में पहाड़ी से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। हमारी जान भी जा सकती है। रोहित चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। तभी पहाड़ी पर रहने वाले एक शख्स ने कहा, अब तो आप सबको सुबह होने का इंतजार ही करना होगा। अब हम उन्हें सुबह ही ढूंढ पाएंगे। ठंड भी बहुत बढ़ गई, इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको अब अपने कॉटेज में चलना चाहिए। इतना सुनते ही रोहित मधु को ढूंढने के लिए जाने लगा, तो समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? पहाड़ी से नीचे।
पुलिस की मदद लेने, रोहित ने अपना हाथ छुड़ाकर जाते हुए कहा। समीर ने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा, रोहित, इतनी बर्फबारी और इतने अंधेरे में नीचे जाना यानी सीधे ऊपर जाने का टिकट काटने जैसा हुआ, इसलिए ये आदमी ठीक कह रहा है। हमें कॉटेज चलना चाहिए और सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। विनय ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रोहित, हमें कॉटेज चलना चाहिए क्योंकि सिर्फ मधु ही नहीं, बाकी लड़कियां भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें वापस जाना ही होगा और फिर कॉटेज पहुंचकर शायद हम मधु को ढूंढने का कोई रास्ता खोज सके। प्लीज हमारी बात मानो और चलो। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी मधु के बारे में सोचकर परेशान था। समीर ने रोहित का हाथ पकड़ा और विनय के साथ कॉटेज की ओर जाने लगा। पहाड़ी के लोग भी उनके साथ चल दिए। इधर ऋषभ भी एक दूसरे कॉटेज में बैठा शराब पी रहा था। बिजली नहीं थी इसलिए वहां लालटेन जल रही थी। ऋषभ का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। उसने शराब का ग्लास खत्म करते हुए कहा, एक बार फिर मेरे इतने करीब आकर भी किस्मत ने उस लड़की को मुझसे दूर कर दिया, पर ऋषभ खुराना अपनी किस्मत को मात देना अच्छे से जानता है। उस लड़की को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। इतना कहकर ऋषभ उसके पास बैठे हरीश से बोला, सुबह होते ही इस पहाड़ी के सारे कॉटेज और यहाँ रहने वाले लोगों से उस लड़की का पता निकालो, क्योंकि वो यहाँ अकेली तो नहीं आई होगी। कोई ना कोई उसके साथ जरूर होगा, जिसके जरिए हम उस लड़की तक पहुंच पाएंगे। हरीश ने शराब पीते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो ऋषभ, कल वो लड़की तुम्हारे सामने होगी, क्योंकि इतनी तेज बर्फबारी में उसका पहाड़ी से नीचे जाना तो इम्पॉसिबल है। वो यही होगी। सुबह होते ही हम उसे ढूंढ लेंगे। ये सुनकर लक्की भी तुरंत बोला, अगर बिजली होती तो हम अभी उसे ढूंढ लेते, पर अंधेरे में उसे ढूंढने की मेहनत बेकार ही जाएगी, इसलिए सुबह होते ही हम उस लड़की का पता लगा लेंगे। सो जस्ट रिलैक्स। इतना कहकर लक्की ने भी अपना ग्लास खत्म किया। ऋषभ बिना कुछ कहे शराब पीते हुए एकटक लालटेन की ओर देखने लगा। मीरा अभी भी बैठी रो रही थी। बिजली न होने की वजह से यहाँ भी लालटेन ही जल रही थी। सिया और सुप्रिया भी परेशान बॉन फायर के पास जमीन पर बैठी हुई थी। कॉटेज में रुके और लोग भी मधु को लेकर परेशान थे, पर कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था। सबके दिलों में इस बात का खौफ था कि कहीं मधु को कुछ हो न जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने भागकर दरवाजा खोला। रोहित को देखते ही उसने उसके आसपास देखकर पूछा, रोहित, मधु? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। बाकी सब भी अंदर आए और समीर ने दरवाजा बंद किया। मीरा एक एक करके सबके चेहरे देखने लगी, पर किसी ने मीरा से नजरें नहीं मिलाई। मीरा जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मीरा के पास आकर उसे दिलासा दे। कुछ देर बाद रोहित हिम्मत करके उठा और उसने मीरा के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाया और उससे बोला, मीरा, थोड़ी देर आराम कर लो। मीरा आंसू भरी नजरों से उसे देखने लगी। समीर ने भी हिम्मत करके कहा, मीरा, हमने सच में मधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। यहाँ के लोगों का कहना है कि शायद मधु पहाड़ी से नीचे। इतना कहकर समीर चुप हो गया, पर मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो विनय ने तुरंत समीर की बात बदलते हुए कहा, मीरा, सुबह होते ही हम पुलिस की मदद से मधु को ढूंढ लेंगे। मधु बहुत समझदार और स्ट्रांग लड़की है। हो सकता है कि वो बर्फ से बचने के लिए किसी सेफ जगह पर पहुंच गई हो और सुबह अपने आप हमारे पास आ जाए, इसलिए प्लीज तुम कुछ भी गलत मत सोचो। मधु तो महाकाल की भक्त है और महाकाल तो काल को भी अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं, तो वो मधु को कैसे कुछ होने दे सकते हैं? उसे कुछ नहीं होगा, तुम देखना। मधु कल खुद हमारे पास लौट आएगी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोए जा रही थी। रोहित ने बिना कुछ कहे मीरा को सहारा दिया और कॉटेज के एक रूम में ले आया। सिया और सुप्रिया भी उसके पीछे आ गई। रोहित ने मीरा को बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट उड़ाया। मीरा ने रोते हुए पूछा, रोहित, सच में मधु को कुछ नहीं हुआ होगा ना? रोहित ने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से कहा, हाँ मीरा, मधु को कुछ नहीं हुआ होगा। वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी और सुबह जरूर मिल जाएगी। तुम थोड़ी देर सो जाओ। तुम्हें फीवर है, आराम की जरूरत है तुम्हें। सो जाओ। मीरा अभी भी रो रही थी।
रोहित ने उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखें बंद की और कहा, सो जाओ मीरा। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित तब तक वहीं बैठा रहा जब तक मीरा सो नहीं गई। उसके सोने के बाद उसने सिया और सुप्रिया को इशारा किया और उठाकर वहां से चला गया। सिया और सुप्रिया दोनों मीरा के पास आकर बैठ गई। इधर करण मधु को गोद में उठाए अभी भी जंगल में भटक रहा था। बर्फ गिरनी बंद हो चुकी थी और आसमान भी साफ होने लगा था, पर भीगने और ठंड की वजह से वो भी कांप रहा था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। अचानक अंधेरे में वो एक खुली जगह पर पहुंच गया। खुली जगह होने की वजह से उसे अंधेरे में थोड़ा साफ नजर आने लगा। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसे एक घर नजर आया। घर देखते ही करण को ऐसा लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। उसके कदमों में जैसे जान आ गई हो। वो तेजी से उस कॉटेज की ओर बढ़ने लगा। कॉटेज के पास पहुंचते ही अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने नीचे देखा तो वो समझ गया कि ये लकड़ी की बनी सीढ़ियां हैं। उसने मधु की ओर देखा और खुद को संभाला। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसे एक कुर्सी नजर आई और उसने मधु को उस पर लेटाया और दरवाजा नॉक किया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। करण ने दरवाजे को टटोला तो उसका हाथ दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ी। वो सीढ़ियों से नीचे आया और अंधेरे में ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो फिर से ऊपर दरवाजे के पास आया और उसने गुस्से में दरवाजे पर बहुत जोर से अपना हाथ मारा तो दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी नीचे आ गिरी। करण ने तुरंत उस कुल्हाड़ी को उठाया और हैरानी से उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने कुर्सी पर लेटी बेहोश मधु की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद की और जोर से चीखा, जय श्री महाकाल। इतना कहकर उसने कुल्हाड़ी बहुत जोर से ताले पर दे मारी। अंधेरे में भी कुल्हाड़ी सीधे ताले पर जा लगी और ताला खुल गया। करण ने कुल्हाड़ी फेंकी और जल्दी से दरवाजा खोला। उसके बाद उसने फिर से मधु को अपनी बाहों में उठाया और उसे अंदर ले आया। अंदर इतना अंधेरा था कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर बाहर से आ रही मध्यम रोशनी की वजह से उसे ये समझ आ चुका था कि ये किसी का कॉटेज है। वो मधु को गोद में उठाए आगे बढ़ रहा था कि अचानक फिर से उसके पैर से कुछ टकराया। करण ने अपने एक पैर से उस चीज को टटोला तो वो समझ गया कि वो बेड है। उसने मधु को उस बेड पर लेटाया और बेड पर पड़ी ब्लैंकेट उसे उड़ा दी। दरवाजे से बहुत ठंडी हवा आ रही थी और मधु के कांपने की आवाज करण को साफ सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत कॉटेज का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खुद बेड से टिककर बैठ गया। करण बहुत थक गया था क्योंकि वो बहुत देर तक मधु को उठाए चला था। उसे ठंड में भी पसीना आने लगा था। उसने अपना सिर पलंग से टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। थकान की वजह से कुछ देर में ही उसकी आंख लग गई और वो बैठे बैठे ही सो गया। करीबन 1 घंटे बाद करण की थकान उतरी तो उसे भी ठंड लगने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी बाहों पर रख लिया। अचानक उसका सिर नींद में बेड से नीचे की ओर लटकने लगा तो झटके से उसकी आंख तुरंत खुल गई। उसने खुद को संभाला और ठीक से बैठने लगा। अचानक उसके कानों में मधु के बुरी तरह कांपने की आवाज सुनाई दी, जो पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। करण घबराकर तुरंत उठा और मधु के पास बैठा। मधु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। करण ने मधु के गाल को छूकर कहा, इस लड़की की हालत तो बिगड़ती जा रही है। इसका शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। इतना कहकर करण ने उसे गर्मी देने के लिए मधु की हथेलियों को मसलना शुरू किया, पर मधु का कांपना बंद नहीं हुआ। करण तुरंत उठा और उसने मधु के पैरों के तलवे मसलने शुरू किए। मधु को कुछ कुछ होश आ रहा था। करण ने मधु के पैर मसलते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठंड की वजह से करण की आवाज में भी कंपकपाहट सुनाई दे रही थी। मधु के कानों में करण की बातें पहुंच रही थी, पर वो फिर से बेहोश हो गई। करण ने अंधेरे में चारों ओर देखने की कोशिश की। वो उठा और अंधेरे में ही आग जलाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसे उसके लाइटर की याद आई। उसने तुरंत अपनी पेंट की जेब में हाथ डाला। मेरा लाइटर कहाँ गया? करण ने जेब टटोलते हुए खुद से पूछा।
अचानक उसे याद आया कि शायद नदी में कूदते टाइम लाइटर पानी में गिर गया। उसे खुद पर फिर से गुस्सा आया और उसने लकड़ी की बनी दीवार पर बहुत जोर से अपना हाथ दे मारा। मधु के कांपने की आवाज सुनकर करण फिर से उसके पास आया और उसने फिर से मधु के हाथ और पैर मसलने शुरू कर दिए, पर मधु की हालत और खराब होती जा रही थी। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं इस लड़की को? करण ने खुद से पूछा। वो कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर वो अचानक से उठकर खड़ा हुआ और उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, पर आखिरी बटन खोलते ही अचानक उसके हाथ रुक गए और उसने मन ही मन खुद से कहा, ये क्या करने का सोच रहा है करण? तुझे इस लड़की के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तेरे ऐसा करने से इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इतना सोचकर करण वही बेड पर बैठ गया। वो बहुत देर तक ऐसे ही बैठा सोचता रह गया, पर मधु के कांपने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वो हिम्मत करके गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े उतारते हुए खुद से कहा, इसे बचाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं यूं अपनी आंखों के सामने इस लड़की को दम तोड़ते नहीं देख सकता, इसलिए जो होगा वो देखा जाएगा। इसके शरीर में गर्मी पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना ये ठंड से मर जाएगी। अगर मेरे ऐसा करने से इस लड़की की जिंदगी बच सकती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर ये लड़की बच गई तो कल सुबह ये मुझे जो सजा देगी वो मुझे मंजूर होगी, पर मैं इसे मरने तो हरगिज नहीं दूंगा। इतना कहकर करण ने बेड पर सो रही मधु की ब्लैंकेट हटाए और उसे उठाकर उसके गले से उसका दुपट्टा निकाला। इधर रोहित बॉन फायर के पास एक कुर्सी पर परेशान बैठा था। सब सो चुके थे, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसने मन ही मन खुद कहा, न जाने कल की सुबह जिंदगी कौन सा रंग दिखाने वाली है। कल सुबह ये तूफान थमेगा या और बढ़ेगा, ये तो कोई नहीं जानता। प्लीज भगवान, मधु जहां भी हो सेफ हो। उसे कुछ मत होने देना। कुछ मत होने देना, वरना कल के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। प्लीज भगवान, कुछ भी गलत होने से बचा लीजिएगा। इतना कहकर रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह होते ही आसमान साफ हो गया। बर्फ गिरनी भी बंद हो चुकी थी। लकड़ी के कॉटेज की दरारों से सूरज की रोशनी मधु के चेहरे पर पड़ रही थी। मधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। आंखें खोलते ही उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो खुद को अनजान जगह पर देखकर वो घबरा गई। उसने उठने के लिए जैसे ही अपने हाथ का सहारा लिया तो उसकी नजर अपनी बगल में सो रहे करण पर पड़ी, जो उसकी ओर पीट करके सो रहा था। मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने घबराकर अपनी ओर देखा और तुरंत खुद को ब्लैंकेट से ढांक लिया। उसे रात में जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगा। उसने घबराते हुए अपने आसपास देखा और बेड के पास पड़े अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहन लिए। डर और घबराहट की वजह से उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उसके पास सो रहे करण का चेहरा भी देख पाती। उसे रोना आने लगा, पर उसकी आवाज करण को सुनाई न दे, इसलिए उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा और पलटकर दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने दरवाजा खोला और कॉटेज से बाहर भाग गई। हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।